नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा। उसके बाद में पार्ट 1 में 2 बिंदुओं को लेके ये डिस्कस किया कि किस प्रकार नेचर ऑफ ज्योग्राफी को हम समझ सकते हैं। और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से नेचर के क्षेत्र में विस्तार, कभी संकुचन, इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई गई। समय समय पे इसके नेचर में परिवर्तन होता रहा और वर्तमान में बहुत ही विस्तृत जो है इसकी प्रकृति देखने को मिलती है। उसका कारण है नवीन तकनीकियों का भूगोल में प्रवेश करना, या भूगोल के अध्ययन के अंदर जो है मैथमेटिकल जो विधियां हैं उनके द्वारा कई चीज़ों को निर्धारित करना। इससे इसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हुआ है और कई ब्रांचेज भी इसको लेके भूगोल की विकसित हुई हैं। हम जब ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे तो इसके अंदर हम और उसको अधिक स्पष्ट कर पाएंगे। तो 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने निकल कर आई वर्तमान में, जिन्होंने भूगोल की प्रकृति को बहुत ही विस्तृत दृष्टिकोण से मापा या देखा। और वो 3 विचारधाराएं थी कैनेडियन, अमेरिकन और रशियन। कैनेडियन जो विचारधारा थी उसके अकॉर्डिंग टाइम, प्लेस एंड स्पेस के आधार पर जो पृथ्वी पर जैविक और अजैविक उनका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और उसके पश्चात सेकंड जो अमेरिकन थॉट था, अमेरिकन थॉट के अंदर जो लोकेशनल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, रीजनलाइजेशन को किया गया, एरियल डिफरेंशिएशन को महत्व दिया गया। और इसी प्रकार से जो बाद में रशियन और विचारधारा जो इसकी प्रकृति को स्पष्ट करती है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस बात पर बल दिया कि हर क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले प्राकृतिक और मानवीय तत्व अपनी विशिष्टता लिए होते हैं और उनके आपसी संबंधों से, अंतर संबंधों से एक जटिल जो है वहाँ पे तंत्र डेवलप होता है, भूदृश्य डेवलप होता है। उसका अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। ये तीनों विचारधाराओं के बाद में हमने ये देखा कि स्क्रीन पर आपके इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जो 2 पॉइंट पहला और दूसरा है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और ह्यूमन एक्टिविटीज़, इनको हमने कल डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जो भौतिक पर्यावरण है उसके एलिमेंट्स का अध्ययन करना, उनके वितरण का, उनके पैटर्न का अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। और इकोलॉजी जो है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट होते हैं उसके आधार पर इकोलॉजिकल सिस्टम डेवलप होता है, उसका अध्ययन करना भी भूगोल की प्रकृति है। अलग अलग क्षेत्रों में, पृथ्वी के अलग अलग स्थलों पर अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना भूगोल की प्रकृति है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से मानवीय गतिविधियां जो है, या यूँ कह दें कि मानवीय पर्यावरण जो है प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है और अपने एडप्शन और अनुकूलन के आधार पर वो अपने विकास में उसको सहायक बनाता है। तो एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं और मानव अपनी समृद्धि और विकास के लिए, कल्याण के लिए कई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां करता है। वो एक्टिविटीज़ का अध्ययन करना विश्व लेवल पर, राज्य लेवल पर, देश के लेवल पर अध्ययन करना जो है वो भूगोल की प्रकृति है। आज हम जो ये 3 पॉइंट्स हमने स्क्रीन पर शो किए हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेक्शंस पहला पॉइंट है, इसके अंतर्गत जो है अंतर संबंध के बारे में बात स्पष्ट करेंगे कि भूगोल अंतर संबंधों का अध्ययन है, ये वाला टॉपिक है। उसके बाद में प्रादेशिक विशिष्टता का निरूपण कि किस प्रकार से अलग अलग प्रदेश जो है अपनी विशिष्टता लिए होते हैं, उसका अध्ययन करना, वो उनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं और उनके अंतर संबंध जो होते हैं उनके कारण एक विशिष्टता डेवलप हो जाती है प्रदेश विशेष की, उसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और संश्लेषणात्मक प्रकृति जो है वो भूगोल की है, यह भी
नेचर ऑफ ज्योग्राफी में सम्मिलित करेंगे। तो हम एक एक करके इसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इंटरेक्शन की बात आती है। इंटरेक्शन का मतलब है कि भूगोल संपूर्ण जो पृथ्वी तल है या उसके विभिन्न भागों में जो विद्यमान प्राकृतिक और मानवीय तत्व हैं, उनके मध्य पाए जाने वाले जो पारस्परिक संबंध है उनकी व्याख्याता करता है। तो आधुनिक भूगोल केवल भूविस्तारीय विज्ञान ही नहीं बल्कि अंतर संबंधों का विज्ञान बन गया है। तो ये एक विशेष बात है कि काफ़ी इसके क्षेत्र में, इसके अध्ययन क्षेत्र में, इसकी प्रकृति में बहुत विस्तार हुआ है। और पृथ्वी के तल पर जो तत्व हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, उनके इंडिविजुअल अध्ययन का कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि कोई भी तत्व या समूह अन्य तत्वों या समूहों से प्रभावित होता है और उसको प्रभावित भी करता है। अतः प्रदेश का जो वास्तविक भूदृश्य है, वहाँ के सभी तत्वों को सम्मिलित रूप से जो प्रदेश है, वो वास्तविक वहाँ का जो भूदृश्य है उनके समस्त तत्वों के मिले जुले प्रभाव का परिणाम होता है। इंडिविजुअल किसी का भी तत्व का महत्व नहीं होता। यह भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत स्पष्ट होता है। और इस प्रकार से किसी भी प्रदेश या क्षेत्र किसी घटना या के विश्लेषण के लिए यह बताना आवश्यक हो जाता है कि वह किन तत्वों से नियंत्रित है और वे किस प्रकार और कितनी मात्रा में प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भूगोल जो है विशेष रूप से मानव भूगोल में स्थानिक अध्ययन अंतर संबंधों के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। तो कई जर्मन भूगोलवेत्ता जो हैं, हम्बोल्ट, रिटर, रेटजेल और उसके अलावा और भी जो जर्मन के भूगोलवेत्ता हैं, उन्होंने पार्थिव एकता के सिद्धांत को प्रमुखता दी और ये कहा कि एक दूसरों से तत्व अंतर संबंधित होते हैं और उनके बिना उनका अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। तो मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए जो फ्रेडरिक रेटजेल है, उन्होंने लिखा था कि मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं जो भौतिक दशाओं का एक योग है। तो इस प्रकार से उन्होंने समस्त भौतिक दशाओं के योग को मानव भूगोल के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया। और 20वीं शताब्दी के जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हुए, चाहे वो ब्लाश हो, टून्स हो, डिमांजिया हो, इन्होंने भौगोलिक अध्ययन में पार्थिव एकता के सिद्धांत को ही महत्व दिया। और वाइडर डिला ब्लाश ने तो यहाँ तक कहा कि मानव भूगोल के जो तत्व हैं पार्थिव एकता से संबंधित हैं और केवल उसी के माध्यम से उनकी व्याख्या की जा सकती है। इतना उसको महत्व दिया। तो इस प्रकार से जो पारस्परिक संबंध होते हैं मानवीय और प्राकृतिक वातावरण के, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ हमने इसमें देखी। तो कल्चरल लैंडस्केप्स जो है इनके आपसी संबंधों से डेवलप होते हैं। उनका अध्ययन करना भूगोल के प्रकृति के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और आपको स्पष्ट करने के लिए स्क्रीन पर लिखे हैं। और प्राकृतिक वातावरण मानवीय जीवन और मानवीय जीवन प्राकृतिक वातावरण को प्रभावित करता है। इन दोनों महत्वपूर्ण कारकों से पारस्परिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और मनुष्य एक विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए अनुकूलन एडॉप्शन करता है। इसका उदाहरण हम एस्किमो के रूप में दे सकते हैं। और भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो एडॉप्शन के एग्जांपल्स हम इसके अंतर्गत दे सकते हैं, जो कि अंतर संबंधों को स्पष्ट करते हैं, वहाँ के पर्यावरण के साथ मनुष्य का सामंजस्य स्पष्ट करते हैं। मनुष्य अपने लिए वातावरण के रूपांतरण मॉडिफिकेशन भी करता है, चाहे वो वन काटकर जलवायु को प्रभावित करता है तो मरुस्थल के अंदर कृषि संसाधनों को भी उसने विकसित किया है। तो इस प्रकार से इंटरेक्शन के अंतर्गत हम भूगोल की प्रकृति को समझने। नेक्स्ट हम ले सकते हैं चौथा पॉइंट, प्रादेशिक विशेषता का निरूपण। इसके अंतर्गत भूगोल प्राकृतिक ऑब्लिक मानवीय तत्वों के वितरण प्रारूप को समझने के लिए उनका क्षेत्रीय अध्ययन भी करता है कि जो पैटर्न है अलग अलग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों के, उनका वितरण और उनका प्रारूप पैटर्न समझने के लिए उसका क्षेत्रीय अध्ययन बहुत आवश्यकता है। और ऐसे अध्ययन का नामकरण जो है स्ट्रैबो और टॉलेमी ने क्षेत्र विवरण कहा
और जो हैटनर है उन्होंने प्रदेश की व्याख्या दी। तो इस प्रकार से हर एक क्षेत्र अपनी विशेषता लिए हुए है, उसकी विशेषता का अध्ययन करना भूगोल का प्रकृति के अंतर्गत आता है। वह विशेषता किसी तत्व विशेष को लेकर भी हो सकती है, चाहे वो मानवीय तत्व हो, चाहे वो भौतिक तत्व। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, संश्लेषणात्मक प्रकृति। किसी तत्व विशेष के बजाय विभिन्न तत्वों के समाकलन एवं समग्र रूप का अध्ययन अतः संश्लेषणात्मक, मतलब ये एक साइंस है जो एनालिटिकल साइंस हम इसको कह सकते हैं। किसी एक तत्व के बजाय सभी के मिक्स तत्वों का अध्ययन किया जाता है समग्र रूप से, और उनके कारण और प्रभाव, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत एनालिसिस में सम्मिलित होता है। विकास के क्रम से स्पष्ट होता है कि जो सभी चरणों में भूगोल का जो अन्य विज्ञानों से, अन्य विषयों से जो उपलब्ध ज्ञान होता है उसको क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में वो संश्लेषित करता है कि अलग अलग क्षेत्र में उसका क्या इफेक्ट है। इस बात का अध्ययन भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। और प्राचीन काल यदि हम बात करें तो जो ज्ञात तत्व के समाकलित रूप का वर्णन उसमें किया जाता था, जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनका ही किया जाता था। इसी के साथ साथ पुनर्जागरण काल की हम बात करें तो नवीन अज्ञात क्षेत्रों की खोज में अभूतपूर्व प्रगति हुई। उसी के समानांतर यात्राओं और अन्वेषणों की जानकारी को व्यवस्थित करना, उसका विवरण प्रस्तुत करना भूगोल की जिम्मेदारी हुई। तो उस समय भी प्रकृति में थोड़ा सा परिवर्तन हमने महसूस किया भूगोल की, और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल के जो तत्व हैं उनके उद्भव व विकास के कार्य कारण संबंधों पर बल दिया गया। तो भूगोल में नियतिवादी विचारधारा के रूप में संश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत हुए, और वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से दूर संवेदन तकनीक एकत्र सूचनाओं को क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में संश्लेषण कर उनके संबंध में जानकारी भूगोलवेत्ता देता है। तो नवीन प्रकृति के रूप में कई एरियल फोटोग्राफ्स है, दूर संवेदन तकनीक्स है, सैटेलाइट्स वगैरह, तो इनकी भी भूगोल में प्रवेश होने से भूगोल की प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है, और समझ और किसी क्षेत्र को संश्लेषण करने में बहुत सहायता मिली है। इसमें मैथमेटिकल विधियाँ जो है वो भी उपयोगी हैं। तो इस प्रकार से संश्लेषणात्मक प्रकृति भूगोल की रही। तो इस प्रकार से हमने ये 3 पॉइंट देखे और 2 पहले देखे, 5 पॉइंट्स में हमने इसको समझने का प्रयास किया, और भी इसके अंतर्गत आगे जो बिंदु होंगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।